सर्कुलर मोशन में हमने लास्ट क्लास में एक खास किस्म की सर्कुलर मोशन को स्टार्ट किया था जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम क्या चीज देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। ओके, यानी एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा होता है, सर्कमफेरेंस के ऊपर मूव कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि लेट से यहाँ पे एक पार्टिकल है, उसकी स्पीड यहाँ पे 10 मीटर्स पर सेकेंड है। जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचता है तब भी इसकी स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड होती है। जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचता है तब भी इसकी स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड होती है। इधर आता है तब भी 10 मीटर्स पर सेकेंड होती है। इधर पहुँचता है तब भी 10 मीटर्स पर सेकेंड ही इसकी स्पीड रहती है। ओके, इसका मतलब है कि इस पार्टिकल की स्पीड में किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा और ऑब्जेक्ट कौन से पाथ पे चल रहा है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। क्या इसके अंदर किसी किस्म की कोई एक्सेलरेशन हो रही है? नहीं जी, सर, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रही है। क्या इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन हो रही है? जी बच्चों, जी सर, डायरेक्शन चेंज हो रही तो हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो जी। नेहा बिल्कुल सही है। जीरक, गुड। जैनब, शाबाश नेहा। फरहान बिल्कुल सही बेटा, डायरेक्शन इसकी नेहा चेंज हो रही है। हसन बिल्कुल सही कह रहे हो तुम भी, डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी वो ये थी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी v। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या नोटिस करते हैं कि इसकी वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होती है, यहाँ पे ये डायरेक्शन होती है, यहाँ पे ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे यूं है और इस पॉइंट पे यूं है। ठीक है, किसी भी वक्त अगर हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, द डायरेक्शन of velocity in circular path is tangent to the circumference। ठीक है, तो किसी भी वक्त अगर हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है सर्कुलर पाथ के अंदर, तो वो वेलोसिटी उस वक्त उस सर्कल के सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल या टेंजेंट होती है। ठीक है, और बाय द वे ये जो वेलोसिटी इस वक्त है, इस वक्त वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी इस इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। जैसे इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, इस इंस्टेंट में वेलोसिटी अप और लेफ्ट की तरफ है, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी डाउन और लेफ्ट की तरफ है। इस वक्त डाउन है, इस वक्त डाउन और राइट की तरफ है, इस वक्त अप और राइट की तरफ है। तो इस तरीके से हर इंस्टेंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है और इसलिए हम इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। और ये वेलोसिटी हमेशा सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर टेंजेंशियल या टेंजेंट बना के रखती है। ठीक है, अब वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है आपके पास। ठीक है, तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती हैं। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, ठीक है, हरीम अपना माइक म्यूट करो, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन किसी भी एक चीज में चेंज होगा तो उसके अंदर हम ये मानेंगे कि इसमें क्या हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है। बाय द वे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं स्पीड। यहाँ पे इसकी स्पीड तो 10 मीटर्स पर सेकंड है, वो चेंज नहीं हो रही,
लेकिन यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, पहले ऊपर जा रहा था, फिर अब लेफ्ट जा रहा है, फिर डाउन लेफ्ट जा रहा है, फिर डाउन जा रहा है। इस तरीके से हर वक्त इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी एक्सेलरेशन की जरूरत होती है, ठीक है। अब हम इस डायरेक्शन एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये एक्सेलरेशन क्या होती है, ठीक है, और किस तरीके से ये पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करती है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सेलरेशन कि ये एक्सेलरेशन क्या होती है। इस चीज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक रिमाइंडर दूं। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब एक गाड़ी के ऊपर, ये उसकी वेलोसिटी है और उस गाड़ी के ऊपर एक्सेलरेशन उसी वेलोसिटी की डायरेक्शन में काम करे, तो हम ये मानते हैं कि इसकी नो चेंज इन डायरेक्शन होता है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। यानी इस केस में अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के कैसी हो, पैरेलल हो, तो हम क्या बोलते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन में किसी किस्म का चेंज नहीं आता। इसी तरीके से बच्चों, अगर एक गाड़ी आगे की तरफ v की वेलोसिटी से जा रही है और हम उस पे एक्सेलरेशन उसके एंटी पैरेलल लगाएं, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं, तो हम क्या नोटिस करते हैं कि इस केस में ये एक्सेलरेशन एज ए डीसेलरेशन या डीसेलरेटिंग फोर्स के तौर पे काम करता है। और हम फिर देखते हैं कि नो चेंज इन डायरेक्शन होता है। नो चेंज इन डायरेक्शन मतलब जब आप गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी की ब्रेक लगाने से उसकी गाड़ी की स्पीड तो कम होती है, उसमें डीसेलरेशन तो होती है, लेकिन गाड़ी उल्टा नहीं चलनी शुरू हो जाती, सिर्फ स्लो डाउन होकर रुक जाती है। तो यहाँ पे हम ये मानते हैं कि गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। पैरेलल में इंक्रीज होती है, एंटी पैरेलल में डिक्रीज होती है। लेकिन अगर एक गाड़ी है जिसको हम ऊपर से देख रहे हैं, ये हमने टॉप व्यू, ठीक है, और हम क्या करते हैं कि इसकी वेलोसिटी के ऊपर एक्सेलरेशन बिल्कुल 90 डिग्री पे लगाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ यूं बनता है, ठीक है। और फिर ये गाड़ी अपने इनर्शिया की वजह से यूं मजीद आगे सीधा जाने की कोशिश करती है, ठीक है। लेकिन अगर हम दोबारा इसी की वेलोसिटी के ऊपर एक्सेलरेशन 90 डिग्री पे लगाएं, तो फिर हम क्या नोटिस करते हैं कि अब ये गाड़ी यूं जाना शुरू कर देती है, ठीक है। अगर हम फिर से दोबारा यहाँ पे एक्सेलरेशन इस पे 90 डिग्री पे वेलोसिटी पे लगाएं, तो अब हम ये नोटिस करेंगे कि ये गाड़ी यूं जाना शुरू कर देगी, ठीक है। और अगर हम फिर 90 पे लगाएं तो ये गाड़ी यूं आ जाएगी। अगर हम इन तमाम पॉइंट्स को एक आर्क से ज्वाइन करने की कोशिश करें, तो हम क्या नोटिस करेंगे कि ये काफी हद तक कैसा पाथ बन रहा है, सर्कुलर पाथ बन रहा है। ये एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के 90 डिग्री पे काम कर रही है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करती है, बट डू नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, या हम इस मैग्नीट्यूड को भी क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। यानी इस केस में अगर एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के 90 डिग्री पे लगती रहे तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में सिर्फ चेंज आता जाता है और उसकी स्पीड में किसी किस्म का चेंज नहीं आता, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आता, और ऑब्जेक्ट कैसा पाथ फॉलो करता है,
सर्कुलर पाथ फॉलो करना शुरू कर देता है। ठीक है, सो हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, इफ द एक्सेलरेशन इज राइट एंगल या परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज, ओनली इट्स डायरेक्शन चेंजेस एंड ऑब्जेक्ट फॉलोज द सर्कुलर पाथ। ठीक है, इसमें यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस? सर रिपीट करेगा जो भी आपने कहा था। मैं एक दफा फिर से रिपीट करता हूँ। जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के ऊपर एक्सेलरेशन 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर काम करती है तो ये एक्सेलरेशन सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करती है, ये उसके मैग्नीट्यूड को या स्पीड को चेंज नहीं करती। अगर ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक्सेलरेशन वेलोसिटी के हमेशा 90 डिग्री पे रहे तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को क्या कर जाता है, फॉलो कर जाता है। ठीक है, अगर 90 डिग्री पे रहे तो। किसी को चीज समझ में नहीं आई तो बोले, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जी बच्चों, क्लियर है सबको? ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन 90 डिग्री पे राइट एंगल पे रहेगी तो उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, यानी पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं होगी, पार्टिकल की सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आएगा और वो पार्टिकल कैसी पाथ को फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चल रहा है, इस वक्त ये इसकी वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, जो कि सरकमफेरेंस की कैसी है, टेंजेंशियल है। अगर मुझे इसके ऊपर 90 डिग्री के ऊपर एक्सेलरेशन को बनाना है तो मैं एक्सेलरेशन को कैसे बनाऊंगा? ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पे ऐसे काम कर रही होगी, ये देखें 90 डिग्री ये यूं बनाएगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन बनाए 90 डिग्री पे तो यूं बनेगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये यूं बनेगी। यहाँ पे 90 यूं बनेगा, यहाँ पे भी 90 यूं बनेगा और यहाँ पे भी 90 इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बनाएंगे जो वेलोसिटी के हमेशा 90 डिग्री पे रहती है। ठीक है, मैथ्स ये कहती है कि किसी भी सरकमफेरेंस के ऊपर हमेशा रेडियस परपेंडिकुलर होता है और वेलोसिटी क्योंकि सरकमफेरेंस पे काम कर रही है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के 90 डिग्री पे है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन किस पे ही होगी, रेडियस के ऊपर ही काम कर रही होगी। अब अगर आप देखें तो ये तमाम एक्सेलरेशंस हर पॉइंट पे किस तरफ काम कर रही हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ऑल दीज एक्सेलरेशंस, या ये जो एक्सेलरेशन है इसकी हर पॉइंट पे किस तरफ डायरेक्शन है? जी, टुवर्ड द सेंटर। टूवर्ड्स द सेंटर है, बिल्कुल सही है, सर्कल के सेंटर की तरफ है। इसी वजह से हमने इस एक्सेलरेशन को, ये वो एक्सेलरेशन है जो कि वेलोसिटी को या ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ के अंदर घुमा रही है और ये सेंटर की तरफ काम कर रही है, तो हमने इस एक्सेलरेशन के साथ एक एडजेक्टिव जोड़ दिया, एडजेक्टिव, और वो एडजेक्टिव क्या है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है? सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर की तरफ जाने वाली, यानी हमने इस एक्सेलरेशन को क्या नाम देना शुरू किया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को नॉर्मल एक्सेलरेशन से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पे छोटा सा सी बनाना शुरू कर दिया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC किसके बराबर होती है, v² अपॉन r के बराबर होती है। व्हाट इज v? v इज द स्पीड या वेलोसिटी
and r is the radius. ठीक है जी, तो दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए, ठीक है, आपको एक एक्सेलरेशन की जरूरत होती है विच इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को या ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज नहीं करती. ये एक्सेलरेशन सिर्फ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन को हर इंस्टेंट पे क्या कर रही होती है, चेंज कर रही होती है, और ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करवा रही होती है. ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. सर तो इसे कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्यों नहीं कहते जब ये चेंज ही नहीं कर रही स्पीड? क्या चीज? इसे कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्यों नहीं कहते जब ये स्पीड चेंज नहीं कर रही? तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो वो एक्सेलरेशन होती है जो ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड को चेंज करती है, उसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलते हैं. हमने इसके साथ जो नाम जोड़ा है सेंट्रीपिटल, वो सिर्फ इस वजह से जोड़ा है क्योंकि हमने जब इसको सर्कुलर पाथ में देखा तो ये हमेशा किसकी तरफ काम कर रहा होता है, सर्कल के सेंटर की तरफ काम कर रहा होता है, इसलिए हमें इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला. ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन. हाँ, हम पहले पढ़ते थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होती है वो इमेजिनरी होती है, तो अब इसकी वैल्यू आ रही है तो इसकी वैल्यू का मतलब क्या है? किसने कहा इमेजिनरी होती है? ऐसा कभी भी नहीं कहा हमने, ऐसा कभी भी नहीं कहा. जिसने भी बोला गलत बोला है. सेंट्रीपिटल इमेजिनरी फोर्स नहीं होती, सेंट्रीफ्यूगल इमेजिनरी फोर्स होती है. एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इमेजिनरी होती है, सूडो फोर्स होती है. सूडो मीन्स जाली. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बात बताओ मुझे, अगर मैं एक पत्थर को एक रस्सी से बांध के घुमाऊं, मेरे पास एक रस्सी है, उससे मैंने एक स्टोन को बांधा और उस स्टोन को मैंने सर्कुलर पाथ में घुमा दिया, तो बताओ रस्सी में कौन सा फोर्स होता है? टेंशन फोर्स. टेंशन का फोर्स होता है. बिल्कुल सही कह रहे हो. तो ये टेंशन का फोर्स एज ए यहाँ क्या काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे काम कर रहा है. सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट को कौन से पाथ में घुमा रहा है? जी, सर्कुलर. सर्कुलर पाथ में. ठीक है, आपने थोड़े से वर्ड्स गलत चूज किए हैं सर. सेंट्रीपिटल फोर्स इमेजिनरी फोर्स नहीं है. सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में रियल फोर्स नहीं होता, ये कहना चाहिए था. ठीक है, एक्चुअल में कोई भी ऐसा फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहना शुरू कर देंगे. कोई भी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, उसको हम क्या कहना शुरू कर देंगे, क्या कहना शुरू कर देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स कहना शुरू कर देंगे. ठीक है जी, आवाज आ रही है सबको मेरी? इसके क्वेश्चंस करें भाई, जो भी क्यूरीज हैं वो क्लियर करें यहीं पे अभी. जी बच्चों, जैनब, नेहा, जीरक, फरवा, हरीम, ईशान, नमशा, जवाद, हसन, बेटा जो क्वेश्चंस है वरीशा इसमें पूछो ताकि यहीं देन एंड देयर क्लियर हो ये सारी चीजें. सर थ्योरी से मसला नहीं सर, ये फॉर्मूला की डेरिवेशन वगैरह कुछ होती है? नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं. ओके सर. हमारे सिलेबस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं है क्योंकि वो सिमिलर ट्रायंगल के रेशियो से निकलता है. और सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो आप लोगों ने कहाँ पढ़ा था, किसी को याद है?
ओ लेवल्स में सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो पढ़ा था, उससे बनती है इसकी डेरिवेशन, लेकिन यहाँ हमारे सिलेबस में नहीं। ठीक है। जी, मुझसे ईशान ने तो सर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? बेटा एक्सेलरेशन की वो जो भी वैल्यू होगी वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही होगी, उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को या स्पीड को चेंज नहीं कर रही होगी। ठीक है। जी सबको क्लियर है? जी जीरक, आपने भी कुछ पूछा है? Xerox, so sir, it's alternative name of a force that acting towards the center. Yes, एक alternative name, एक alternative name है या एक duty है। सर ये velocity square क्यों हो रहा है? यार velocity square इसलिए हो रहा है क्योंकि फॉर्मूला है। अब बोलते हो तो मैं इसकी डेरिवेशन तुम्हें करा देता हूँ मुर्तजा, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है इसकी डेरिवेशन, इसलिए मैं नहीं करवा रहा इसको। ठीक है, बस याद कर लो कि ये फॉर्मूला इस तरीके से होता है। ठीक है। हाँ जी, देखो जीरक ने क्वेश्चन किया है कि एक ऑल्टरनेटिव फोर्स है जो ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ एनी फोर्स है जो कि सर्कुलर पाथ पे काम कर रही है। बिल्कुल सही, या हम ये कह सकते हैं ड्यूटी है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि मुल्क का बजट कौन बनाता है, तो हम कहेंगे मुल्क का बजट फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर एक ड्यूटी है। ठीक है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर की ड्यूटी को एक्चुअली में कौन परफॉर्म कर रहा होता है? कोई इंसान ही परफॉर्म कर रहा होता है ना। ठीक है, इसी तरीके से सेंट्रिपिटल फोर्स होना भी एक ड्यूटी है, और रियल केसेस के अंदर सेंट्रिपिटल फोर्स की जो ड्यूटी होती है वो डिफरेंट फोर्सेस जो हैं वो डिफरेंट सिचुएशंस में प्ले कर रही होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अच्छा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को क्रिएट कौन करता है? जी, एक्सेलरेशन कौन क्रिएट कर रहा होता है? तो आंसर है फोर्स क्रिएट कर रहा होता है। इसका मतलब है कि अगर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है तो अकॉर्डिंग टू एफ इज इक्वल्स टू एम ए, और एक इसके बराबर हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर के, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, विच इज द इक्वेशन ऑफ centripetal force. This is the equation for centripetal force. ठीक है, centripetal acceleration v square on r और centripetal force m v square upon r, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक न्यूक्लियस है एक एटम का पॉजिटिवली चार्ज, और उसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है। कौन सी मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन? सर्कुलर। सर्कुलर मोशन कर रहा है, बिल्कुल सही है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रही है तो कौन सा फोर्स लाजमी होगा? सेंट्रिपिटल। सेंट्रिपिटल फोर्स होगा। ठीक है जी, वेरी गुड, सेंट्रिपिटल फोर्स होगा। अच्छा गुड, अगर सेंट्रिपिटल फोर्स होगा नेहा, तो मुझे एक बात ये बताओ जवाद, कि पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो हमने तो पढ़ा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान में जो फोर्स लग रहा होता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, बिल्कुल सही, वेरी गुड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान में। तो यहाँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और लेकिन आप कह रहे हैं कि जी वो सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है। अब बताइए इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेंट्रिपिटल के दरमियान?
सर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहते हैं रोप की तरह काम कर रहा है, तो वो तो उसमें कह सकते हैं टेंशन टाइप ऑफ आ रही है, वो न्यूक्लियस को अपने न्यूक्लियस की तरफ खींच रहा है उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स भी यही होती है। हाँ बिल्कुल सही, जैनब बिल्कुल सही कह रही हैं बेटा। यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स as work as सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्चुअली में सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे काम कर रहा है। मैंने फिर बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ड्यूटी है, और कोई भी रियल फोर्स एक्चुअली में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तौर पे काम कर रहा होगा। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन बिल्कुल सही है आबान, डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। हम ये कहेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसकी ड्यूटी यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्ले कर रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कब लगती है फिर? सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बनाता है ना, एक्सेलरेशन को बनाता कौन है? फोर्स। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज ए क्या काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रही है। सही ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये एक सन है और इसके गिर्द हमारी अर्थ घूम रही है सर्कुलर पाथ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे भी सर्कुलर पाथ होगा तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, लेकिन अर्थ और सन के दरमियान में वैसे कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मुझे बात बताओ कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी, सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी कौन सा फोर्स प्ले कर रहा है? जी, सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी कौन प्ले कर रहा है? जी बिल्कुल सही, ग्रेविटी प्ले कर रही है। वेरी गुड, बात समझ में आई सबको? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में एक मॉनिटर होता है, ठीक है, और मैं जवाद को मॉनिटर बना दूं, तो अब बताओ मुझे कि मॉनिटर की ड्यूटी कौन प्ले कर रहा है? जवाद प्ले कर रहा है। लेकिन अगर मैं जवाद को हटा के अबू बकर को मॉनिटर बना दूं तो फिर मॉनिटर की ड्यूटी कौन प्ले करेगा? हारिस मुंशी। ठीक है, तो इस तरीके से रियल केसेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस जो हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे काम कर रही होती है। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दो, ये एक सर्कुलर ट्रैक है गाड़ी का, उसको ऊपर से देख रहे हैं, ये गाड़ी है, ठीक है, ये मिस्टर बीन की गाड़ी है, येलो कलर की। ओहो चलो मैं सुन, ग्रीन और ब्लैक कलर की है। वो तो जवाब तुम्हारी अपनी गाड़ी है ना, इसलिए तुम्हें बड़ा पता है उसके बारे में। तो वी विल गेट द सेम वैल्यू, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स निकालेंगे। यस बिल्कुल सही कह रहे हो, सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशन की सेम वैल्यू है। अच्छा ये गाड़ी सर्कुलर पाथ में चल रही है, ये बताइए गाड़ी जब रोड पे सर्कुलर पाथ में चल रही है तो यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, है ना? बिल्कुल होगा सर, फ्रिक्शन लगेगी लेकिन। हाँ, यानी आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी कौन प्ले कर रहा होगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, वेरी गुड। हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी यहाँ पे कौन प्ले कर रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स कर रहा होगा। वेरी गुड, पॉइंट क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम की रियल कोई फोर्स होती है? तो आंसर है नहीं होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक सिंपल एक ड्यूटी है, ठीक है, एक ड्यूटी है, और रियलिटी में नेचर में डिफरेंट फोर्सेस इस ड्यूटी को डिफरेंट कंडीशंस में प्ले करती हैं। जब अर्थ सन के गिर्द घूमती है तो ग्रेविटी इस ड्यूटी को प्ले करती है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस ड्यूटी को प्ले करता है, जब एक गाड़ी रोड के ऊपर घूमती है तो फ्रिक्शन उस ड्यूटी को प्ले करती है, जब एक पत्थर को हम रस्सी से बांध के घुमाते हैं तो टेंशन उस ड्यूटी को प्ले करती है। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट जगहों पे सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी डिफरेंट फोर्सेस प्ले करती है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अच्छा मैंने आप लोगों को एक इक्वेशन ये पढ़ाई थी, S इज इक्वल्स टू R थीटा। जी सर, मैथ्स में पढ़ी थी सर। ये सर ये तो पढ़ी हुई है।
ये इक्वेशन पढ़ी थी, v इज इक्वल टू r ओमेगा। जी प्लस ये भी बड़ी है। ये भी पढ़ी थी ना अभी जी। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, हमने ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की एक इक्वेशन बनाई है v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। अगर मैं यहाँ v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये हो जाएगी v इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यानी मैंने ये वैल्यू यहाँ लगा दी और उसका स्क्वायर कर दिया तो ये r हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ये भी तो एक इक्वेशन बन रही है। जी सर ये बन रही और अगर मैं इसको F इज इक्वल टू ma में लगा दूं तो फिर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की भी एक इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज F इज इक्वल टू m r एम ओमेगा आर ओमेगा स्क्वायर। हाँ सर है। अच्छा, तो अब जरा सा थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि कौन सी इक्वेशन कब इस्तेमाल करनी है। a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r और f इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r, ये दोनों इक्वेशंस कब इस्तेमाल करनी है? जब आपको कौन सी वेलोसिटी गिवन हो, लीनियर वेलोसिटी गिवन या सिंपल वेलोसिटी गिवन। जबकि ये इक्वेशन दैट इज a इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर या f इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों इक्वेशंस कब इस्तेमाल करनी है? जब आपको कौन सी वेलोसिटी गिवन हो, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड गिवन। पॉइंट समझ में आया? जी सर। इसमें किसी को कोई इश्यू? जी, आवाज आ रही है सबको मेरी? जी सर आ रही है। अच्छा, तो यहाँ तक हमें पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा वेट, मैं वेट कर लेता हूँ, कॉपी कर लो। वैसे हमारी क्लास का ओरिजिनली मॉनिटर कौन है? और मैं, अबू बकर। पता नहीं सर। हमारी क्लास का कॉमेडियन तो जवाद है ना? क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ जवाब। ओके ठीक है, तो इक्वेशंस कॉपी हो गई। अच्छा, इसके बाद अब काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम लोग जो है वो आगे इसको क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करेंगे। जी हसन, कुछ कह रहे हैं आप? v इज इक्वल टू r ओमेगा नहीं पढ़ा, चलो अभी पढ़ लेते हैं। ये लो, v s इज इक्वल टू r थीटा, इसी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय t ऑन बोथ साइड्स कर दो। v इज इक्वल टू s अपॉन t होता है, ठीक है, और ओमेगा किसके बराबर होता है? थीटा अपॉन टी के। तो s अपॉन टी की जगह v आ जाएगा, r और ओमेगा अपॉन टी की जगह क्या आ जाएगा? थीटा अपॉन टी की जगह ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। ये लो हसन, हो सर हम गया। लोग एफ इक्वल टू एम ए वाली भी तो इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं। हाँ, उससे भी ड्राइव कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, ये एक डिस्क है, एक डिस्क है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। हम इसको कहाँ से देख रहे हैं? ऊपर से, यानी हमें कौन सा व्यू दिख रहा है? टॉप व्यू, ठीक है। ये डिस्क जो है ये रोटेट कर रही है किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एक पत्थर रख दिया, एक स्टोन रख दिया, ठीक है। ये स्टोन भी हम क्या देखेंगे, इस डिस्क के साथ साथ घूमता रहेगा और सर्कुलर मोशन करता रहेगा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इस स्टोन को यहाँ पे सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए कौन सा फोर्स होगा जो इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहा होगा?
सेंट्रीपिटल फोर्स। बिल्कुल सही है, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी कौन सा रियल फोर्स प्ले कर रहा होगा? सर फिर से सवाल रिपीट करेगा एक मिनट अपना। देखो ये एक पत्थर जो है मैंने डिस्क के ऊपर रखा हुआ है, डिस्क को मैं घुमा रहा हूँ, और नहीं टेंशन कैसे हो सकती है, अबान रस्सी थोड़ी कोई बंधी हुई है। हमने Gravity. एक स्टोन को इसके ऊपर रखा हुआ है, और ये स्टोन जब ये डिस्क घूमती है तो ये स्टोन भी इसके साथ साथ सर्कुलर मोशन करता है। अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी कौन प्ले कर रहा है? जी बेटा यूसुफ, समी, नेहा, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स कर रहा है ड्यूटी प्ले, बिल्कुल सही कह रहे हो, फ्रिक्शन का फोर्स, बिल्कुल सही, गुड ज़ैनब। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे ड्यूटी प्ले कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, नेक्स्ट क्लास में अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अगर मैं इस डिस्क को बहुत ज़्यादा तेज़ घुमाना शुरू कर दूँ तो हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये पत्थर इस स्टोन ये जो है इस डिस्क से फिसल जाता है, निकल जाता है बाहर इसमें से, ठीक है। सर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगी? फ्रिक्शन कैसे लग रहा है? मुर्तजा पूछ रहे हैं बेटा फ्रिक्शन कैसे लग रहा है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डिस्क के ऊपर एक बॉल को रखूं और एक पत्थर को रखूं तो तुम्हारे हिसाब से कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा जल्दी मूव करेगा? बॉल वाला, क्योंकि बॉल फ्रिक्शन कम प्रोवाइड कर रहा होगा डिस्क से तो वो जल्दी बाहर निकल जाएगा, और स्टोन जो है वो देर में कर रहा होगा। और अगर मैं इसको चिपका दूं ग्लू से तो फिर ये बाहर निकलेगा ही नहीं, यानी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फिर ये इसके अंदर चिपका ही रहेगा, सर्कुलर पाथ से नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये आप लोगों से, आप लोग इसको सोचिएगा कि जब हम इस डिस्क को तेज़ तेज़ घुमाते हैं तो एक पॉइंट आता है कि ये पत्थर जो है ये इससे स्लिप कर जाता है। या आप लोग एक घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपके घरों में, सबने घरों में पंखा है, उसके एक पर के ऊपर एक सिक्का रखें और उसके बाद पंखे